नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। जिस तरह से ईरान अमेरिका इजराइल का युद्ध लगातार पिछले 14 दिन से चल रहा है और अब ये विनाशकारी मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है, इससे आप पर हम पर क्या असर होने वाला है, क्योंकि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी इस तरफ थर्राई हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये वो इलाका है जहां पर 5% विश्व का प्राकृतिक गैस और कच्चा तेल यहीं से होकर गुजरता है। ऐसे में कई देश प्रभावित हो रहे हैं। यूरोप के तो ऐसे कई देश हैं जहां पर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। क्रूड ऑयल की अगर मैं बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 30% का इजाफा देखने को मिला है। ऐसे में लोगों के मन में शंकाएं हैं और ये शंकाएं हैं कि कहीं महंगाई जोर ना मारना पड़े, कहीं जिस तरीके से एलपीजी का आपने तमाम तरीके की किल्लत देखी, संकट देखा, सरकार कह रही है कि हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कालाबाजारी जो हो रही है, आखिरकार आगे अब क्या होने वाला है, किन सेक्टर्स पर भारत पर असर पड़ेगा, इसे समझने के लिए हमारे साथ खुद मार्केट के एक्सपर्ट हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं हमारे साथ। अनुज गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका। और जाहिर तौर पर ये जंग कब जाके रुकेगी, कैसे रुकेगी, किसी के पास रोड मैप नहीं दिख रहा, ट्रंप के पास भी नहीं दिख रहा, बल्कि ये तो बहुत ही कड़े शब्दों में चेतावनी आ रही ईरान की तरफ से, ट्रंप की तरफ से। तो ये युद्ध अगर लंबा चलता है, जिस तरह से जो स्थिति दिख रही है, इंडिया पर किन सेक्टर्स पर आने वाले समय पर संकट देखने को मिल सकता है? सबसे पहले आसान शब्दों में दर्शकों को बताइए। देखिए, इस बार जो ये युद्ध हो रहा है ये प्योरली तेल के ऊपर युद्ध है। तेल के ऊपर अपना एक मॉनिटरिंग करने का युद्ध है कि तेल किसके पास सबसे ज़्यादा और किस तरीके से वो उस तेल को यूज़ करके अपनी जो वर्चस्व है वो अपना दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ईरान सबसे बड़ा क्रूड का प्रोड्यूसर है और यूएस चाहता है कि जो भी लोग हैं वो रशिया से क्रूड ना परचेज़ करें, वो ईरान से ना लें, वो केवल यूएस से क्रूड परचेज करें। हमने देखा ये 2 जनवरी का डेट आपको ध्यान होगा, तो उन्होंने वेनेजुएला पर अटैक किया था। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लाए थे वो रातों रात, क्योंकि वो भी क्रूड के ऊपर था कि भाई आप वेनेजुएला से आप क्रूड परचेज करें। तो इसकी वजह से हमने देखा कि क्रूड को होल्ड करने के लिए, या अगर हम बोले कमोडिटी को होल्ड करने के लिए, या अगर हम बोले कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उस पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए यहाँ पर यूएस ने ईरान के ऊपर अटैक किया है कि ईरान जो है अब उसके ऊपर सैंक्शन लगा दें जिससे कि लोग उससे क्रूड ना लें और क्रूड जो है वो यूएस से लेते हुए नजर आए। बट यहाँ अगर आप देखेंगे तो यूएस को बिल्कुल भी ऐसा अंदेशा नहीं था कि ये वॉर का रूप ले लेगा और इतना बड़ा आगे गहराता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ अगर आप देखिए कि ईरान ने क्या किया है कि ईरान ने अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर जितने भी टैंकर्स थे, ऑलमोस्ट 200 के आसपास टैंकर खड़े हैं जो कि करीबन 20% के आसपास की पूरी डिमांड को कंप्लीट करते हैं। तो वो जो 200 टैंकर हैं वो यहाँ पर हॉर्मुज में रोक दिए गए हैं, जिसकी वजह से क्रूड की जो सप्लाई है वो इंडिया की तरफ, चाइना की तरफ जो है जाती हुई कम हो गई है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि क्रूड और नेचुरल गैस के जो भाव हैं वो यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट में प्रभावित होते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि इंडिया के अंदर अभी डोमेस्टिक लेवल पे कोई इंक्रीमेंट नहीं आया है, प्राइस में कोई प्राइस में बढ़त नहीं हुई है, मगर ऐसा अंदेशा आ रहा है कि अगर ये युद्ध लंबे समय तक चला तो उसका प्रभाव भी भारत पर प्राइसों पर आता हुआ पड़ेगा। लेकिन किस सेक्टर्स पर ये ज्यादा असर देखने को मिल सकता है? देखिए, क्रूड एक ऐसी चीज़ है जो कि एक इकोनॉमी के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करता है, मींस एनर्जी का काम करता है। अगर क्रूड का जो क्रूड की अवेलेबिलिटी है वो अगर इकोनॉमी में नहीं होगी तो इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे रुक सकती हैं। अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो इंडस्ट्री है वो यहाँ पे रुक सकती हैं। आपकी ऑटो सेक्टर यहाँ पे रुक सकता है, प्लस जो भी छोटे मोटे जितने भी आपके बिजनेसेस हैं या जो घरेलू उद्योग हैं या एमएसएमई इम्पैक्ट है वो यहाँ पर काफ़ी इम्पैक्ट होते हुए नजर आएंगे। प्लस जो भी इंडस्ट्री प्रोडक्शन कर रही है वो यहाँ पर इम्पैक्ट हो सकते हैं, जिसमें क्रूड और नेचुरल गैस का यूज़ होता है। मीन्स अगर हम अल्टीमेटली देखें तो क्रूड की वजह से ऑलमोस्ट 90-95% जो इंडस्ट्रीज हैं वो यहाँ पर इम्पैक्ट होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक इंडस्ट्री के अंदर क्रूड नेचुरल गैस यूज़ होता है एज ए ईंधन के तौर पे। तो जो इंडस्ट्री ईंधन के ऊपर डिपेंड है उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इन पर पड़ता हुआ नजर आएगा। सरकार कह रही है मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सरकार कह रही है हमारे पास पूरा स्टॉक है। आज भी प्राकृतिक जो मंत्रालय है, पेट्रोलियम मंत्रालय, प्राकृतिक गैस मंत्रालय, उनकी तरफ से, उनके स्पोक्स पर्सन की तरफ से बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। उन्होंने कहा कि 40% अचानक से गैस सिलेंडर की बुकिंग का आंकड़ा बढ़ा है। यानी कि कुल मिलाकर पैनिक बुकिंग हो रही है, यानी कि अनावश्यक तरीके से लोगों को लग रहा है कि कहीं खत्म ना हो जाए स्टॉक, इसीलिए वो कर रहे हैं। ब्लैक मार्केटिंग हो रही है तो क्लियर है। तो फिर क्या इसका असर अब आने वाले समय में हम ये देखें कि आपकी हमारी थाली पर भी पड़ेगा महंगाई की? चूंकि अभी हम रोजमर्रा में हम चाय पीने जाते नहीं थे, तो अभी मैं देख के आ रही हूँ कि 10 रुपए की चाय भी 15 में मिल रही थी। तो ये चीज़ें अब शुरू हो चुकी है, महंगाई अब बढ़ेगी, क्या माना जाए? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका इम्पैक्ट सबसे पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पर आता हुआ दिखाई देगा, या
छोटे मोटे जो आपके वेंडर्स हैं जो गैस को यूज़ करते हैं उन पे इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो गैस की सप्लाई है वो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं शॉर्टेज होती हुई दिख रही है। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। सरकार ने ज़रूर ये कहा है कि आप दिशा निर्देश को पालन करें। डेट थोड़ी बढ़ाई गई है, 20 दिन से 25 दिन किया गया, बट अभी सरकार ने ऐसा नहीं कहा है कि भाई शॉर्टेज है। इंडिया के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी तक शॉर्टेज वाला मामला नहीं आया है, क्योंकि अगर शॉर्टेज का मामला होता तो यहाँ पे प्राइस बढ़ते हुए नजर आती है। ये कुछ अगर आप देखें तो अफवाह जो है वो फैली हुई है, जिसकी वजह से लोग पैनिक में आ गए। जैसे हमने कोविड के टाइम पे भी देखा था। मुझे ध्यान है कोविड के टाइम पर जब कोविड अनाउंसमेंट हुआ था तो 600 रुपए की नमक की थैली बिक गई थी। बिल्कुल। यस, तो ये देखिए एक अफवाह होती है, एक पैनिक होता है जो यहाँ पर है। तो मुझे तो लगता है कि अभी वो सिचुएशन नहीं है इंडिया के अंदर, क्योंकि अभी भी हमारे पास स्टॉक भरपूर है और अभी ये चल सकता है। हाँ, अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है और क्रूड की जो सप्लाईज है वो आनी बंद होती है तो हो सकता है कि भारत के अंदर आपको स्थिति देखने को मिले। मगर जिस तरीके से ईरान के साथ हमारी बातचीत चल रही है, इजराइल के साथ बातचीत चल रही है, यूएई के साथ बातचीत चल रही है, तो अब मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 दिनों में आपकी जो शिपमेंट्स हैं वो यहाँ पर आती हुई दिखाई देंगी। क्योंकि भारत के जो रिश्ते हैं, अगर हम बात करें, चाहे वो हम ईरान से बात करें या इजराइल से बात करें या यूएस से बात करें, सभी के साथ काफ़ी फ्रेंडली है और उसका इम्पैक्ट जो है वो क्रूड की सप्लाई जो है वो यहाँ पर चालू होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके से अचानक से डिमांड बढ़ी है गैस सिलेंडर की बुकिंग की, वो सरकार का आंकड़ा है कि 40% अचानक से बढ़ गई, तो ऐसे में सप्लाई चेन तो प्रभावित होती है ना। देखिए बिल्कुल, अगर एक सडनली किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसकी सप्लाई प्रभावित होती है, क्योंकि एक रूटीन में जो आप सप्लाई कर रहे हैं वो सप्लाई अगर वैसी डिमांड है तो आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। बस सडनली अगर एक्स्ट्रा डिमांड आएगी तो उसको मैनेज करने में टाइम लगता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले 2-4 दिनों के अंदर, या अगर हम 1 हफ्ते की बात करें तो ये 1 हफ्ते के अंदर भी ये मामला आपको ठंडा होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जो सप्लाईज है वो यहाँ पर कंटिन्यू होती हुई दिखाई देंगी। क्योंकि देखिए जब ऐसा पैनिक आता है तो लोग सोचते हैं कि आप एक्स्ट्रा एडवांस अपने पास आप रख के चलें। जिसको 1 सिलेंडर की रिक्वायरमेंट है वो सोचता है कि आप 2 सिलेंडर आप रख के चलें, कहीं ऐसा ना हो कि इशू आ जाए और ब्लैक में वो सब कुछ यस उसको वो ब्लैक में बेचने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको बताया कि ये जो अफवाह का मामला है ये अफवाह है एक तरीके से, और कहीं ना कहीं जो एक पैनिक सिचुएशन है कि आप एक से ज़्यादा होल्ड कर लें या आप एक नहीं आप 2 सिलेंडर घर में रख लीजिए, तो वो उसकी वजह से है। तो मेरे को लगता है कि ये उसकी वजह से ज़्यादा सप्लाई यहाँ पर जो डिमांड है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। सप्लाई उतनी मॉडरेट है, सप्लाई अभी इनफ है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा पैनिक यहाँ पर होना चाहिए। बट हाँ, अगर ये युद्ध, यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, अगर ये युद्ध लंबा चलता है और अगर कोई भी सप्लाई डिस्टर्ब होती है, टैंकर डिस्टर्ब होते हैं, तो फिर हो सकता है कि ये इशू यहाँ पर भी धीरे धीरे क्रिएट होता हुआ दिखाई क्या देगा। ये माना जाए कि आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि जो खाने पीने जो खाने का तेल हम जो इस्तेमाल करते हैं, मस्टर्ड ऑयल वगैरह, क्या ये भी इसके भी दाम बढ़ सकते हैं अगर ये युद्ध लंबा चलता है, संघर्ष लंबा चलता है तो? देखिए यहाँ अगर आप देखेंगे तो जितनी भी आपकी शिपमेंट्स हैं उसके डेफिनेटली यहाँ पर प्राइस कुछ इंक्रीज हुए हैं, क्योंकि कंटेनर की जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर कम हो गई। बहुत सारे कंटेनर शिप जो हैं समुद्र में अटके हुए हैं। कंटेनर जब तक पोर्ट पे नहीं आएंगे तो माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो यहाँ अगर हम देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी कमोडिटी हैं जो इंपोर्ट हम करते हैं, हम एक्सपोर्ट हम करते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जैसे हम अगर हम बात करें तो हम क्रूड पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो क्रूड पाम ऑयल कंटेनर की वजह से उतनी क्वांटिटी में नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से उसकी भी कुछ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो डिमांड है वो बढ़ रही है बट सप्लाई नहीं आ पा रही, तो उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पे आ सकता है। अभी तक नहीं आया है बट ये ऐसा लग रहा है कि अगर शिपमेंट्स टाइम पे नहीं आएंगी तो उसका भी आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें कि जो कमोडिटी हम इंपोर्ट करते हैं अगर वो टाइम पर अपने फ्लो में रहेंगी तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। बट हाँ, अगर सप्लाई धीरे होंगी तो ये डेफिनेटली डिमांड सप्लाई का मिसमैच है। अगर सप्लाई टाइम पे नहीं आ पाएंगी तो कुछ हम मोमेंटम देख सकते हैं कि प्राइस थोड़े बढ़ते हुए नजर आए। आपने कोविड का अभी जिक्र किया तो मुझे याद है कि मार्च के वक्त ही अचानक से शेयर बाजार धड़ाम हुआ था और उसके बाद लॉकडाउन लग गया था। वो भी मार्च का वक्त था, मार्च 2020 था। यूक्रेन रूस का वॉर भी मार्च से ही शुरू हुआ था। अभी जो ये ईरान का और अमेरिका इजराइल का युद्ध है ये भी मार्च है। तो मार्च में कुछ ग्रहण लगा हुआ है कि क्या क्या किस तरह से देखेंगे आप इसे? देखिए मार्च में ऐसा तो नहीं है, बट हाँ आप देखिए अगर हम पिछले 5 सालों की बात करें तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस भी हुए हैं, उसका भी असर यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। हालांकि दैट इज अनदर चैप्टर। बट हाँ, कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो 2020 से लेकर 2030 जो ये 10 साल का पीरियड है, ये काफ़ी ऐसा पीरियड है जिसमें आपको बहुत सारी लर्निंग देखने को मिली है। इसमें कोविड भी आया है, इसमें रशिया यूक्रेन वॉर भी हुआ है, इसमें अब ये यूएस ईरान का वॉर भी देखने को मिला है, ऑपरेशन सिंदूर भी हमने यहाँ पर होते हुए देखा। तो पिछले अभी 5 साल ही बीते हैं जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं। अभी 5 साल और बाकी है। तो मुझे लगता है कि ये जो 10 साल हैं ये ऐसा फेज है जिसमें आपको दुनिया जो है इसके बाद एक नए रूप में आपको देखने को मिलेगी। दैट इज द पॉजिटिव साइड अगर हम बात करें तो। बट हाँ, कहीं ना कहीं देखें तो यहाँ पर जो कोविड आया उससे एक नई लर्निंग देखने को मिली है और मुझे लगता है कि इस वॉर के बाद भी नई लर्निंग देखने को मिलेगी। अच्छा, अचानक से सोने चांदी के दाम बढ़े थे तो उस वक्त कहा गया कि आप दूसरी मेटल
खरीदना शुरू कर दिया। उसको कॉपर को बहुत सेफेस्ट बोला गया, बोला फ्यूचर तक बोला गया। तो इस वक्त आप क्या कहते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेहतर कोई मेटल जिस पर यहाँ पर निवेशकों को भरोसा करना चाहिए? देखिए, यहाँ जो वॉर है इस टाइम पर कमोडिटी की वॉर है, और अगर आप देखेंगे तो मेटल जनरली इंडस्ट्रियल डिमांड के ऊपर डिपेंड होते हैं, और ये वॉर की वजह से आप देखिए कि जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो यहाँ पर कमज़ोर होती हुई दिख रही है। तो हमें लगता है कि अभी फ़िलहाल वेट एंड वॉच करना चाहिए। एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट, एग्रेसिव ट्रेडिंग जो है मेटल्स में उतनी ज़्यादा आपको नहीं करनी चाहिए जैसा हम दिसंबर या जनवरी में देख रहे थे, क्योंकि यहाँ अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी कमोडिटीज़ हैं जो अभी पोर्ट पर अटकी हुई हैं या उनकी सप्लाई नहीं आ पा रही है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी यहाँ पर रुकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अगर क्रूड नहीं पहुँचेगा, एनर्जी नहीं पहुँचेगा तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी आपकी काम नहीं कर पाएंगी। तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करने का टाइम है। हालांकि अगर हम एक लंबी अवधि का व्यू देखें तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली मेटल्स का जो भविष्य है वो काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि आगे चलकर इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़नी है। बट अभी ये जो टाइम है ये मुझे लगता है कि थोड़ा पॉज होने का टाइम है, थोड़ा वेट एंड वॉच करने का टाइम है। और बिल्कुल हर तरीके से वेट एंड वॉच करने का टाइम है, जो कि काफ़ी कुछ बदलाव भी होने वाला है। हम एआई के दौर में प्रवेश भी कर चुके हैं, तो इस तरह से भविष्य भी काफ़ी हद तक बदलेगा। वॉर का असर क्या होगा, अनुज गुप्ता जी ने बहुत बेहतर तरीके से आसान शब्दों में बताया है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।